नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे रेवोल्यूशनरी पीस ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने नॉवल लिखने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया अगर आप इसको माने तो। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या फिर सिर्फ बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिक्शन को जिसको कि लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये टेक्स्ट क्या है, इसका फॉर्म क्या है और इसको किसने लिखा है। इसको लिखा है 20th सेंचुरी की सबसे ब्रिलियंट और इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक वर्जीनिया वुल्फ ने। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई कहानी है या फिर नॉवल है जैसा कि हम हर वीडियो में ज्यादातर डिस्कस करते हैं। नहीं, ये एक नॉन फिक्शन एस्से है या आप इसको एक लिटरेरी मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। इस एस्से के पब्लिकेशन की हिस्ट्री भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये पहली बार 10 अप्रैल 1919 को द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट नाम के एक फेमस पब्लिकेशन में मॉडर्न नॉवेल्स के टाइटल से पब्लिश हुआ था। इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर वन जस्ट खत्म ही हुआ था। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और लोगों के सोचने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया। उसके कुछ साल बाद 1925 में वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इस पुराने एस्से को थोड़ा और डिटेल में रिवाइज किया, उसको एक्सपेंड किया और अपने पहले मेजर एस्से कलेक्शन जिसका नाम था द कॉमन रीडर, उसमें मॉडर्न फिक्शन के नए टाइटल के साथ इसको रीपब्लिश किया। अब आते हैं इस बात पर कि इस एस्से के अंदर आखिर क्या है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में इसको इतना फाउंडेशनल और इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। देखिए उस जमाने में एक बहुत ही सेट पैटर्न था नॉवल लिखने का, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ने इस एस्से के थ्रू उस पुराने पैटर्न को चैलेंज किया है। इस एस्से में उन्होंने पिछली जनरेशन के सक्सेसफुल राइटर्स को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है और उन्हें मटीरियलिस्ट का नाम दिया है। उनका मानना था कि पुराने राइटर सिर्फ एक्सटर्नल डिटेल्स यानी बाहरी दिखावे, फिजिकल एनवायरनमेंट्स और रिजिड प्लॉट स्ट्रक्चर्स पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि वो लाइफ यानी कि जिंदगी की असली रूह को कैप्चर करना भूल जाते हैं। वर्जीनिया वुल्फ इस एस्से में आर्ग्यू करती है कि एक मॉडर्न राइटर को पुराने रूल्स का गुलाम यानी कि स्लेव नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि लिटरेचर का प्राइमरी काम सोसाइटी के आउटवर्ड इंस्टीट्यूशंस को दिखाना नहीं है, बल्कि ह्यूमन माइंड और उसके इनर कॉन्शियसनेस यानी अंतर्मन को दिखाना है। इस एस्से के थ्रू वर्जीनिया वुल्फ एक नई मूवमेंट ब्रिटिश मॉडर्निज्म की नींव रखती है। उन्होंने राइटर्स को एक गाइड दिया कि उन्हें सोसाइटी या पब्लिशर्स के प्रेशर में आकर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि वही लिखना चाहिए जो सच में वो फील करते हैं। शॉर्ट में कहे तो ये ऐसे एक ऐलान था, अब लिटरेचर अपने ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को तोड़ रहा है। जिंदगी वैसी नहीं है जैसे पुरानी नॉवेल्स में दिखाई जाती है। और इसी सच्चाई को एक्सप्लेन करने के लिए वर्जीनिया वुल्फ ने ये ब्रिलियंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा था। ये था इस एस्से का इंट्रोडक्शन और कंटेक्स्ट। अब हम डीप डाइव करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के एक्चुअल आर्गुमेंट्स के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है द मोटर कार एनालॉजी। अक्सर हमारी एक सोच होती है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है हर चीज ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाती है। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती है, हमें लगता है कि लिटरेचर भी वैसे ही प्रोग्रेस कर रहा होगा। वर्जीनिया वुल्फ अपने एस्से की शुरुआत में इस गलत फहमी यानी कि फैलेसी को टारगेट करती हैं। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल देती हैं मोटर कार का। वो कहती हैं कि मशीनरी और इंजीनियरिंग की फील्ड में तो लीनियर प्रोग्रेस होती है। आज की कार पिछले साल की कार से बेटर होगी, लेकिन क्या आर्ट और लिटरेचर भी ऐसे ही काम करते हैं? उनका जवाब है बिल्कुल नहीं। वर्जीनिया वुल्फ समझाती हैं कि लिटरेचर एक सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि एक साइक्लिकल और लिटरली मूव करता है। वो पुराने जमाने के ग्रेट राइटर्स जैसे जेन ऑस्टिन और हेनरी फील्डिंग की बहुत तारीफ करती है। वो कहती है कि उनके पास बेशक आज के मॉडर्न टूल्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने सिंपल टूल्स और प्रिमिटिव मटेरियल के साथ भी मास्टरपीसेस क्रिएट किए। हम मॉडर्न रीडर्स जब उन्हें पढ़ते हैं तो उनकी सिंप्लिसिटी को देखकर हमें लगता है कि शायद हम आज उनसे वास्टली सुपीरियर हैं, लेकिन ये हमारा डिल्यूजन है। एक बहुत ही स्ट्राइकिंग इमेज यूज करते हुए वुल्फ कहती हैं कि आज का मॉडर्न राइटर प्रोग्रेस के किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं बैठा, बल्कि वो जमीन पर भीड़ के बीच धूल और मिट्टी के अंदर होकर ऑन द फ्लैट हाफ ब्लाइंड विद डस्ट खड़ा है और उन पास्ट के राइटर्स को एनवी यानी जलन की नजर से देख रहा है, जिनकी लिटरेरी बैटल्स पहले ही जीती जा चुकी है। मॉडर्न राइटर का चैलेंज ये नहीं है कि वो जेन ऑस्टिन से बेहतर लिखे, बल्कि चैलेंज ये है कि वो एक बिल्कुल नई रियलिटी और नए जमाने को कैप्चर करे। अब यहाँ से एक नेचुरल सा सवाल उठता है, अगर प्रोग्रेस एक सीधी लाइन में नहीं है
तो आज के यानी उस वक्त के सक्सेसफुल राइटर्स आखिर गलत क्या कर रहे हैं? ये सवाल हमें ले जाता है हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, द पार्ट टू, द मटीरियलिस्ट। इस पॉइंट पर आकर वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाती है। वो कंटेम्प्रेरी राइटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करती है, द मटीरियलिस्ट और द स्पिरिचुअलिस्ट। सबसे पहले उनका निशाना बनते हैं द मटीरियलिस्ट। ये मटीरियलिस्ट कौन थे? ये उस टाइम के एडवर्डियन एरा के तीन सबसे प्रोमिनेंट और हाईली सक्सेसफुल ऑथर्स थे, एच जी वेल्स, आर्नोल्ड बेनेट और जॉन गैल्सवर्दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सक्सेसफुल और फेमस राइटर्स को वुल्फ ने रिजेक्ट क्यों किया। उनका कहना था कि इन तीनों राइटर्स का काम एक्सटर्नली तो बहुत परफेक्ट लगता है, इनकी इंडस्ट्री और इनका क्राफ्टमैनशिप कमाल का है, लेकिन अंदर से इनका लिटरेचर बिल्कुल खोखला है, हॉलो है। वुल्फ आर्ग्यू करते हैं कि इन राइटर्स ने लिटरेचर को गलत दिशा में मोड़ दिया है, क्योंकि ये स्पिरिट यानी रूह के बजाय सिर्फ बॉडी यानी फिजिकल दुनिया पर फोकस करते हैं। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। वुल्फ के अकॉर्डिंग एक मटीरियलिस्ट राइटर का पूरा ध्यान एक्सटर्नल रियलिटी पर होता है। वो ट्रिवियल और अनइम्पॉर्टेंट चीजों को डिस्क्राइब करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। एक कैरेक्टर के कपड़े कैसे हैं, उसकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके घर का फर्श यानी फ्लोर बोर्ड्स में कोई क्रैक तो नहीं है, और उसके कोट का आखिरी बटन कैसा दिखता है, ये सब वो बहुत नीटली डिस्क्राइब करते हैं। आर्नोल्ड बेनेट के फेमस नॉवल द ओल्ड वाइज टेल का एग्जाम्पल देते हुए वो कहती है कि बेनेट फिजिकल एनवायरनमेंट और ट्रांजिएंट डिटेल्स को इतना सॉलिड बना देते हैं कि लगता ही नहीं है कि कुछ मिस हो रहा है। पर वुल्फ एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल करती है, इन सब फिजिकल परफेक्शंस के बावजूद व्हाट इफ लाइफ रिफ्यूजेस टू लिव देयर? यानी अगर उन कैरेक्टर्स के अंदर जान ही नहीं है, उनकी आत्मा यानी कि उनकी सोल ही मिसिंग है, तो ऐसी परफेक्ट डिटेल का क्या ही फायदा होगा। इसी तरह एच जी वेल्स को वो इसलिए फॉल्ट करती है क्योंकि वो अपने ग्रैंड प्रोग्रेसिव और यूटोपियन आइडियाज दिखाने के चक्कर में जो उनके कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि उनके जॉन्स और पीटर्स, उनको बहुत ही सुपरफिशियल और इंफीरियर छोड़ देते हैं। और जॉन गैल्सवर्दी के बारे में वो कहती है कि उन्होंने अपना पूरा टैलेंट सिर्फ सोशल क्लास को डॉक्यूमेंट करने में लगा दिया, ह्यूमन साइकी को एक्सप्लोर करने में नहीं। इन मटीरियलिस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो ट्रेडिशन और मार्केट के गुलाम बन गए थे। उन्हें लगता था कि एक परफेक्ट नॉवल वही है जिसमें एक सेट प्लॉट हो, एक कॉमेडी या फिर ट्रेजेडी हो, एक लव इंटरेस्ट हो और सब कुछ परफेक्टली एम्बैल्म्ड हो। वर्जीनिया वुल्फ ने कैटेगोरिकली कहा कि इन राइटर्स ने हमें हेविली डिसअपॉइंट किया है और मॉडर्न लिटरेचर को जल्द से जल्द इन पर अपनी पीठ फेर लेनी चाहिए। एक राइटर का काम सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से लिखना नहीं, बल्कि वही लिखना है जो वो डीपली फील करता है। और ऐसा मानना था वर्जीनिया वुल्फ का मटीरियलिस्ट को लेकर। दोस्तों, अभी इस हिस्से में हमने देखा कि वर्जीनिया वुल्फ ने अपने टाइम के मटीरियलिस्ट राइटर की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी दिखावे पर ध्यान दे रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो गलत थे, तो वुल्फ के हिसाब से सही कौन था और लिटरेचर का असली गोल क्या होना चाहिए? यही सवाल हमको ले जाता है हमारे पार्ट थ्री पर, द स्पिरिचुअलिस्ट। वर्जीनिया वुल्फ ने अपने पुराने मटेरियलिस्ट राइटर्स को रिजेक्ट करने के बाद उन राइटर्स को सामने रखा जो सच में लाइफ की रूह को समझते हैं, उसकी सोल को समझते हैं। इन राइटर्स को उन्होंने नाम दिया द स्पिरिचुअलिस्ट। वुल्फ का मानना था कि लिटरेचर का असली काम फिजिकल रियलिटी को रिकॉर्ड करना नहीं, बल्कि इंसान के इनर कॉन्शियसनेस और उसकी आत्मा को समझाना है। उन्होंने थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनरेड, डब्ल्यू एच हडसन जैसे राइटर्स को नए मूवमेंट के ट्रांजिशनल फिगर्स के रूप में बहुत प्रेस किया। इन राइटर्स ने बाहरी दिखावे से हटकर कैरेक्टर के डीप इमोशनल और मॉरल लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब में वुल्फ की नजर में सबसे बड़ा चैंपियन कोई और था, वो थे जेम्स जॉयस। वुल्फ ने जेम्स जॉयस की बहुत ज्यादा तारीफ की क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत थी जो बाकी राइटर्स में नहीं थी। जेम्स जॉयस कन्वेंशनल प्लॉट, ग्रामर और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ताकि वो इनर मोस्ट फ्लेम यानी इंसान के दिमाग के अंदर जलने वाली उस आग को कैप्चर कर सके। जब एक इंसान सोचता है तो उसके थॉट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते, वो मेसी होते हैं, टूटे हुए होते हैं। और यही सच्चाई मॉडर्न फिक्शन का हिस्सा होनी चाहिए, जिसे वुल्फ स्पिरिचुअलिस्ट के जरिए आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन ये सब डायरेक्टली लिखना कैसे पॉसिबल है? इस नए स्टाइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका जवाब हमें मिलता है एस्से के सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस हिस्से में, द ल्यूमिनस हेलो एंड द ऑर्डिनरी माइंड। ये पार्ट वर्जीनिया वुल्फ की लिटरेरी थ्योरी का हार्ट है। अगर आपने इस हिस्से को समझ लिया, तो समझ लीजिए आपने पूरे मॉडर्निज्म को समझ लिया। वुल्फ राइटर को एक बहुत ही सिंपल लेकिन प्रोफाउंड चैलेंज देती है। वो कहती हैं, एग्जामिन फॉर अ मोमेंट एन ऑर्डिनरी माइंड और एन ऑर्डिनरी डे।
यानी एक आम इंसान के दिमाग को एक आम दिन में ऑब्जर्व कीजिए। क्या हमारी लाइफ एक स्ट्रक्चर प्लॉट की तरह चलती है, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन हो, फिर क्लाइमेक्स हो और फिर एक नीट एंडिंग हो? नहीं भाई, हमारी लाइफ तो ऐसे भी नहीं चलती कि हम जो रात को सोचकर एक टाइम टेबल बनाकर अगले दिन सुबह उठ रहे हैं, हम वैसे ही चले। हो सकता है कोई नया चैलेंज हमारे सामने आ जाए। वो समझाती हैं कि एक ऑर्डिनरी माइंड पर हर रोज अनेकों प्रभाव पड़ते हैं। हमारे दिमाग में हर सेकंड हजारों थॉट्स, एक इंसेसेंट शावर ऑफ इनन्यूमरेबल एटम्स यानी एटम्स की एक लगातार बारिश की तरह गिरते रहते हैं। कुछ थॉट्स बहुत ही ज्यादा ट्रिवियल होते हैं, कुछ एकदम फैंटास्टिक होते हैं, कुछ स्टील की तरह शार्प होते हैं, और इन्हीं एटम से मिलकर हमारा मंडे या फिर ट्यूसडे बनता है, यानी कि हमारा एक दिन बनता है। इस सच्चाई को समझाने के लिए वुल्फ ने लिटरेचर की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन मेटाफर्स में से एक का यूज किया। पुराने नॉवेल्स को क्रिटिसाइज करते हुए वो कहती हैं कि पुराने राइटर्स जिंदगी को एक घोड़ा गाड़ी पर लगी हुई कैरेज लाइट्स की तरह देखते हैं। वो कहती हैं, लाइफ इज नॉट अ सीरीज ऑफ गिग लैम्प सिमेट्रिकली अरेंज्ड। जिंदगी एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में सजी हुई लाइट्स की तरह नहीं है, जिसमें हर चीज का एक परफेक्ट टाइम और ऑर्डर हो। बिल्कुल उसकी जगह वो कहती हैं, लाइफ इज ल्यूमिनस हेलो, अ सेमी ट्रांसपेरेंट एनवलप सराउंडिंग अस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस टू द एंड। ध्यान से सुनिए इस लाइन को। जिंदगी एक ल्यूमिनस हेलो, एक चमकता हुआ घेरा है, एक सेमी ट्रांसपेरेंट एनवेलप है, जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस शुरू से लेकर अंत तक लिपटी हुई है। एक मॉडर्न राइटर का काम सोसाइटी के बनाए परफेक्ट प्लॉट्स को फॉलो करना नहीं है, बल्कि इस चमकते हुए, मेसी और अनप्रिडिक्टेबल हेलो को पेपर पर उतारना है। उन्हें वही लिखना चाहिए जो वो फील करते हैं, चाहे उसमें कोई ट्रेडिशनल कॉमेडी या फिर ट्रेजेडी ना हो, या सोसाइटी का दिया हुआ कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर ना हो। अब जब हमने ल्यूमिनस हेलो और एक ऑर्डिनरी माइंड के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, वर्जीनिया वुल्फ को आखिर इस नए स्टाइल का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एकदम से यार आउट ऑफ द सडन उनके दिमाग में आइडिया तो नहीं आया होगा। अगर इंग्लिश लिटरेचर में उन्हें खोखलापन दिख रहा है, तो वो किस दिशा में देख रही है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे पार्ट 5 में, द रशियन कनेक्शन। उस दौरान यानी 1910s और 20s के आसपास इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा ट्रांसलेशन बूम चल रहा था। रशिया के महान लेखकों की किताबें पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही थी। वर्जीनिया वुल्फ खुद भी इन ट्रांसलेशन का एक एक्टिव हिस्सा थी। जब उन्होंने और उनके कंटेम्प्रेरीज ने रशियन लिटरेचर को पढ़ा, तो उनकी आंखें खुल गईं। वर्जीनिया वुल्फ ने नोटिस किया कि रशियन राइटर्स बिल्कुल वैसा ही लिख रहे हैं जैसा वो मॉडर्न फिक्शन के लिए चाहती थी। इन राइटर्स को इंग्लिश नॉवेल्स की तरह परफेक्ट प्लॉट्स और आर्टिफिशियल हैप्पी एंडिंग्स की कोई जरूरत नहीं थी। उनका पूरा फोकस इंसान की आत्मा यानी ह्यूमन सोल और उसके डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स पर होता था। वर्जीनिया वुल्फ ने स्पेशली एंटन शिकोव का जिक्र किया है। एंटन शिकोव और बाकी रशियन राइटर्स एक आम इंसान की सबकॉन्शियस लाइफ और अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स को डीपली एक्सप्लोर करते थे, जिसमें ट्रेडिशनल इंग्लिश सोसाइटी की मॉरलिटी नहीं होती थी। उनकी कहानियों में एक अलग सा एग्जिस्टेंशियल डाउट होता था, इंसान की इनर लाइफ की सच्चाई, जो किसी भी कन्वेंशनल प्लॉट से बहुत दूर थी। रशिया के इसी लिटरेचर ने वर्जीनिया वुल्फ को एक नई उम्मीद दी कि एक ऐसे स्पिरिचुअल लिटरेचर का आना सच में पॉसिबल है, जिसमें सुपरफिशियल डिटेल्स नहीं, बल्कि अंतर्मन यानी इनर थॉट्स की सच्ची गहराई हो। अब आते हैं हमारे सबसे मजेदार और विजुअली इंटरेस्टिंग सेक्शन पर। वर्जीनिया वुल्फ की लड़ाई उन पुराने मटेरियलिस्ट राइटर्स के साथ सिर्फ मॉडर्न फिक्शन एस्से तक सीमित नहीं रही। कुछ सालों बाद उन्होंने एक और ब्रिलियंट एस्से और लेक्चर दिया, जिसका नाम था मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन। हुआ ये था कि आर्नोल्ड बेनेट, जो उस टाइम के एक फेमस मटेरियलिस्ट राइटर थे, उन्होंने वर्जीनिया वुल्फ के एक्सपेरिमेंटल नॉवल को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि नए राइटर्स को कैरेक्टर्स बनाने ही नहीं आते। वर्जीनिया वुल्फ ने इस क्रिटिसिज्म का जवाब एक बहुत ही कमाल की कहानी यानी एक पैराबल के जरिए दिया। इमेजिन कीजिए, वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ये ट्रेन रिचमंड से चलकर वाटरलू की तरफ जा रही है। आपके सामने वाली सीट पर एक ऑर्डिनरी सी, थोड़ी परेशान दिखने वाली बूढ़ी औरत बैठी है। वर्जीनिया वुल्फ ने इस औरत का नाम रखा मिसेस ब्राउन। अब वर्जीनिया वुल्फ एक लिटरेरी चैलेंज देती है। अगर एक पुराने ख्यालात वाले राइटर जैसे आर्नोल्ड बेनेट इस औरत पर कहानी लिखें, तो वो क्या करते? सच्चाई ये है कि वो मिसेस ब्राउन को कभी असल में देखते ही नहीं। वो उस ट्रेन के डिब्बे की सीट्स और अपहॉल्स्ट्री को डिस्क्राइब करते, ट्रेन की खिड़की के बाहर दिखने वाली फैक्ट्रीज के बारे में लंबा चौड़ा लिखते, और मिसेस ब्राउन ने किस कपड़े का कोट पहना है उस पर फोकस करते। वो उसका आस पास का घर तो परफेक्टली बना देते,
पर उस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी आत्मा क्या फील कर रही है, ये सब कुछ गायब होता। वो उस औरत को एज अ लिविंग ब्रीदिंग ह्यूमन बीइंग बिल्कुल मिस कर देते। इसके अपोजिट एक मॉडर्न राइटर उन बाहरी फिजिकल डिटेल्स और बाहर की फैक्ट्रीज को इग्नोर कर देगा। वो सीधा कोशिश करेगा मिसेस ब्राउन की आंखों में देखने की, उसके अंदर के डर को समझने की और उसके माइंड के अंदर चलने वाले मेसी और डिस्कनेक्टेड थॉट्स को कैप्चर करने की। इसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए वर्जीनिया वुल्फ ने लिटरेरी हिस्ट्री की एक बहुत ही फेमस लाइन लिखी थी, इन और अबाउट दिसंबर 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज्ड। यानी दिसंबर 1910 के आसपास इंसानी फितरत और कैरेक्टर बदल गया। दुनिया मॉडर्न हो गई, सोसाइटी के रिश्ते बदल चुके थे, तो लिटरेचर उन पुराने आउटडेटेड टूल्स और टेक्निक्स के साथ आगे कैसे बढ़ सकता है। नए जमाने के इंसान को लिखने के लिए नए और एक्सपेरिमेंटल तरीके ही चाहिए थे। तो दोस्तों, ये था वर्जीनिया वुल्फ का पैराबल। दोस्तों, अब हम अपनी इस मास्टर क्लास के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब तक हमने लिटरेचर, साइकोलॉजी और सोसाइटी के कई एंगल्स को देखा, लेकिन इस एस्से का एक बहुत ही जरूरी और डीप एस्पेक्ट अभी भी बाकी है। ये एस्पेक्ट ऐसे डायरेक्शन में जाता है जिसने आने वाले टाइम में लिटरेचर को पूरी तरीके से बदल दिया। वेलकम टू द फाइनल सेक्शन ऑफ द वीडियो। जब हम वर्जीनिया वुल्फ की बात करते हैं तो उनके फेमिनिस्ट आइडियाज को इग्नोर करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हालांकि मॉडर्न फिक्शन डायरेक्टली किसी फेमिनिस्ट मूवमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई आइडियोलॉजी बहुत डीपली फेमिनिस्ट है। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको किसी भी नॉर्मल समरी में नहीं मिलेगा। पुराने जमाने में जो ट्रेडिशनल प्लॉट ड्रिवन नॉवेल्स होती थी, उनका फोकस कहाँ होता था? उनका फोकस होता था एक्सटर्नल एक्शंस पर, जैसे वॉर्स, बिजनेस, ग्रैंड पब्लिक इवेंट्स या ड्रामेटिक सोशल एसेशंस। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ये सारी चीजें हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड, यानी मर्दों की दुनिया का हिस्सा है, बाहरी दुनिया का हिस्सा है। उस टाइम के राइटर्स जैसे एडवर्डियन एरा के मटीरियलिस्ट इन्हीं बाहरी चीजों को लिटरेचर का प्रॉपर स्टफ, यानी सही विषय मानते थे। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किया? उन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल इंसान के माइंड में जो ल्यूमिनस हेलो चल रहा है, वो उस ग्रैंड एक्सटर्नल एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन फॉर अ मोमेंट एन ऑर्डिनरी माइंड ऑन एन ऑर्डिनरी डे। ये लाइन दरअसल एक रिवॉल्यूशन थी। इस आर्ग्यूमेंट के जरिए वुल्फ कह रही है कि एक औरत जो अपने घर में बैठी है, उसकी इंटरनल लाइफ, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस और उसके एवरीडे डोमेस्टिक एक्सपीरियंसेस भी उतने ही वैलिड और ड्रामेटिक है जितनी की कोई बड़ी वॉर या फिर ट्रेजेडी। उन्होंने लिटरेचर को डेमोक्रेटाइज कर दिया। वुल्फ ने स्टैब्लिश किया कि लिटरेचर का प्रॉपर स्टफ कोई फिक्स चीज नहीं है। एक छोटी सी फीलिंग या फिर एक मोमेंटरी थॉट भी एक महान नॉवल का बेस बन सकता है। इस थ्योरी ने वुमेन राइटर्स के लिए एक पूरा नया रास्ता खोल दिया, जहां उन्हें सोसाइटी के सेट किए गए मेल डोमिनेटेड रूल्स को फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, इस पूरे डिटेल्ड सफर के बाद हम इस एस्से से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वर्जीनिया वुल्फ का ये टेक्स्ट सिर्फ एक पुराने टाइम का क्रिटिसिज्म या रिव्यू नहीं है, ये 20th सेंचुरी के लिटरेचर का एक फाउंडेशनल पिलर है। इस एस्से ने लिटरेचर को एक बाहरी मटीरियलिस्टिक दुनिया से निकालकर इंसान की आत्मा और उसके अंतर्मन, यानी कि इनर कॉन्शियसनेस में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने आर्नोल्ड बेनेट, एच.जी. वेल्स और जॉन गैल्सवर्दी जैसे हाईली सक्सेसफुल एडवर्डियन राइटर्स को चैलेंज किया और उनके एक्सटर्नल डिटेल्स के ऑब्सेशन को कंप्लीटली हॉलो, यानी कि खोखला साबित किया। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी गिग लैम्प्स की तरह एक स्ट्रेट परफेक्टली ऑर्डर लाइन नहीं है। जिंदगी मेसी है, अनप्रिडिक्टेबल है और एक चमकते हुए ल्यूमिनस हेलो की तरह है। जेम्स जॉयस और एंटन शिकॉव जैसे राइटर्स को चैंपियंस बनाकर वुल्फ ने आने वाली जनरेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। जब आप वुल्फ के खुद के महान नॉवेल्स जैसे मिसेस डैलोवे या फिर टू द लाइट हाउस पढ़ेंगे, तो आपको एग्जैक्ट यही मॉडर्न फिक्शन की थ्योरी प्रैक्टिकली अप्लाई होती हुई दिखेगी। जैसे मिसेस डैलोवे एक ही दिन की कहानी है, और वो मिसेस डैलोवे जो कि मिसेस डैलोवे है, उसमें कैरेक्टर है, उनके माइंड के अंदर चलती है। उन्होंने एक राइटर को आजादी दी कि वो रूल्स का गुलाम ना बने, बल्कि सच्चाई को उस फॉर्म में लिखे जिसमें वो असल में महसूस होती है। और यही इस टेक्स्ट की सबसे बड़ी जीत है। मुझे उम्मीद है कि इस डिटेल्ड वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे और अब आपको मॉडर्न फिक्शन का एक एक एक्सपेक्ट डीपली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस टेक्स्ट को लेकर या लिटरेचर के किसी भी टेक्स्ट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।